यू आर मोस्ट वेलकम ऑन पीसी स्टडी पॉइंट। अपन यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत अभी तक अपन ने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं और ये 5वां चैप्टर अपना चल रहा है, जिसमें धातु कर्म के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि किसी तत्व को या किसी धातु को जब खनन के द्वारा अपन प्राप्त कर लेते हैं, खनिज या अयस्क प्राप्त करते हैं, तो उसमें से धातु को शुद्ध कैसे करने। और उसको हमने शुरू में डिवाइड किया था 4 स्टेप्स में, 4 भागों में हमने डिवाइड किया था। नंबर 1, सबसे पहले अयस्क को चूर्णित करना। उसके बाद में नंबर 2, अयस्क का सांद्रण। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियो में अयस्क का सांद्रण कंप्लीट हो गया था। फिर तीसरा स्टेप होता है धातु का निष्कर्षण। यहां पर अपन देखो सांद्रण तक अपन ने क्या किया है। जैसे मान लो आपके पास में ये अयस्क है, आयरन का ये अयस्क आपको प्राप्त हुआ। इस अयस्क के अलावा इस Fe2O3 और H2O के अलावा भी अपने को इसमें बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स। जैसे मान लीजिए इसके अलावा आपको जिंक का सल्फाइड भी मिला, इसमें SiO2 मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट भी है। तो सांद्रण में हमने क्या किया है, सांद्रण तक आपने इन सभी अधात्रियों को अलग कर दिया, पृथक कर दिया। अब आपके पास में केवल आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा है। केवल इतना ही पदार्थ आपके पास में शेष बचा है। सांद्रण तक हमने ये अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे हम धातु का निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब इसमें से इन सारी चीजों को उठाएंगे और इस आयरन को अलग करेंगे। लेकिन इस स्टेप में आयरन पूरी तरह से अपने को शुद्ध अवस्था में नहीं प्राप्त होगा। तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि अशुद्ध धातु का निष्कर्षण, क्योंकि यहां पर कंप्लीट 100% शुद्ध धातु नहीं प्राप्त होगी, अशुद्ध होगी। जैसे 95% शुद्ध हो गई, 98% इतनी शुद्ध होती है। तो आप इसको बोल सकते हैं अशुद्ध धातु का निष्कर्षण। और उसके बाद में अपन उसका कंप्लीट जब 100% शोधन करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे धातु शोधन। इस तरह से 4 स्टेप है। तो हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर ली थी। आज अपन तीसरी स्टेप चालू करेंगे। जो सांद्रित अयस्क है उसमें से अशुद्ध धातु का निष्कर्षण करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। इसको फिर से अपन कितने भागों में डिवाइड करेंगे, कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे। अशुद्ध धातु का निष्कर्षण है, ये भी 2 स्टेप में पूरा होता है। जो आपके पास में सांद्रित अयस्क है जिसमें से आप धातु को अलग करना चाहते हैं, धातु को अलग करने के लिए भी आपको 2 प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। वो 2 प्रोसीजर कौन कौन से? नंबर 1, पहला प्रोसीजर धातु ऑक्साइड निर्माण। सबसे पहले आपको जो भी अयस्क है, जो भी धातु है, उसमें उस धातु का ऑक्साइड बनाना है। पहली स्टेप तो अपनी ये है, नंबर 1। और नंबर 2, उसके बाद में दूसरी स्टेप है, जो धातु का ऑक्साइड बन गया उस धातु ऑक्साइड का आपको करना होगा अपचयन। आगे बात समझे? यानी धातु निष्कर्षण है वो फिर से 2 भागों में, 2 प्रकार से, 2 स्टेप में होगा। सॉरी, 2 प्रकार से नहीं, 2 स्टेप में होगा। पहले धातु का ऑक्साइड बनाएंगे, बाद में उसका अपचयन करेंगे। ऑक्साइड बनाने के भी अपने पास में 2 तरीके हैं। ऑक्साइड बनाने के भी नंबर 1 निस्तापन और नंबर 2 वर्जन। ऑक्साइड बनाने के बाद में अपन उनका करेंगे अपचयन। ऑक्साइड का बनाना दोनों में से किसी एक विधि के द्वारा बनेगा, ऑक्साइड या निस्तापन से या वर्जन से, और फिर उसके बाद में उसका करेंगे अपचयन। ये सारा प्रोसीजर आएगा धातु के निष्कर्षण। तो आज का अपना टॉपिक हो गया धातु ऑक्साइड का निर्माण, और उसमें भी अपना पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, निस्तापन, और दूसरा टॉपिक क्या होगा, वर्जन। ये अपने आज के टॉपिक होंगे, निस्तापन और वर्जन। तो पहले अपन बात कर लेते हैं निस्तापन की। उसके बाद में अपन बात करेंगे वर्जन की। निस्तापन और वर्जन दोनों क्या होते हैं? देखिए, जो अयस्क होते हैं, कई प्रकार के अयस्क हैं। जैसे मान लो कैल्शियम धातु का अयस्क प्राप्त हुआ मेरे को, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आयरन धातु का अयस्क है Fe2O3.3H2, जल योजित अयस्क है। जिंक धातु का अयस्क है, मान लीजिए ZnS। कॉपर धातु का अयस्क है CuFeS2। बहुत सारे अयस्क हमने देखे। इसी तरह से अपने पास में मान लीजिए एल्यूमिनियम धातु का बॉक्साइट अयस्क है Al2O3। ये अयस्क होते हैं। मोस्टली जो अयस्क होते हैं वो या तो जलयोजित ऑक्साइड होते हैं, जैसे ये जलयोजित ऑक्साइड, ये जलयोजित ऑक्साइड, या होते हैं कार्बोनेट, या फिर होते हैं सल्फाइड। मोस्टली ये 3 ही प्रकार के अयस्क होते हैं, जलयोजित ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड। ठीक है। अब देखो अपना स्टेप क्या था, निस्तापन या वर्जन। मतलब जो भी धातु है उसका अपने को ऑक्साइड बनाना है।
जैसे ये जिंक धातु है तो ये जिंक धातु का सल्फाइड है, इसको अपने को ऑक्साइड में बदलना है, जिंक ऑक्साइड बनाना है। कॉपर धातु का सल्फाइड है तो कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। एल्यूमिनियम धातु का जलयोजित ऑक्साइड है तो जल को हटा देंगे, केवल एल्यूमिनियम धातु का ऑक्साइड रखेंगे अपन। ये कार्य करने हैं। तो इनसे सबसे देखो अपन किस प्रकार से बना सकते हैं। ऑक्साइड बनाने का सीधा सा तरीका ये होता है कि उसको अपन क्या करेंगे, जलाएंगे, अयस्क का दहन करेंगे। निस्तापन और भर्जन दोनों में यही करना होता है, अयस्क का दहन करना है। और दहन करने के लिए एक भट्टी होती है जिसके बारे में अभी वीडियो के एंड में अपन देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि भट्टी किस प्रकार की होती है। ऊपर से इस तरह से उसकी ढालू छत होती है, मतलब इस प्रकार से छत होती है उसकी, जिसको बोलते हैं मेहराबदार छत, परावर्तनी भट्टी नाम होता है उसका। ऐसी होती है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो परावर्तनी भट्टी में डाल करके जो भी अयस्क है उसको जलाएंगे अपन, दहन करेंगे, चाहे निस्तापन हो या भर्जन, दोनों में। तो फिर देखो दोनों में अंतर क्या है। जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। दहन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कुछ अयस्क ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जल सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेंगे। वे अयस्क जिनका दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उस प्रक्रिया को तो कहेंगे निस्तापन। और जब दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसको कहेंगे भर्जन। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को हम जलाना चाहें तो इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन है पहले से। तो इसको आप गर्म करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम धातु का, देखो ऑक्साइड बन गया ना, प्लस CO2, बिना ऑक्सीजन के ही जला दिया, मतलब ये निस्तापन प्रक्रिया है। Fe2O3 इसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन इसमें है पहले से, ऑक्साइड बना हुआ है ये तो आप इसको जलाएंगे तो बन जाएगा Fe2O3 प्लस H2O, बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी निस्तापन, ये निस्तापन की विधि है। ZNS, इस बार अपने को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो सकता। तो अब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, जिंक और सल्फर दोनों का दहन हो जाएगा। जिंक के दहन से जिंक का ऑक्साइड, सल्फर के दहन से सल्फर का ऑक्साइड। ये भर्जन प्रक्रिया होगी। ये अंतर है निस्तापन में और भर्जन। ये निस्तापन है, ये भर्जन है, ये भी भर्जन होगा, ये निस्तापन होगा। तो पहले हमने निस्तापन और भर्जन में बेसिक डिफरेंट क्या होगा ये चेक कर लिया, ठीक है। बस ये मोस्टली, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। तो देखो निस्तापन किसे कहेंगे, जो भी अयस्क है परावर्तनी भट्टी में जलाएंगे, लेकिन जलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जल जाएगा और ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि धातु या जो भी अयस्क है, अयस्क को उसका जो ठोस से द्रव में बदलने वाला टेम्परेचर होता है, जिसे हम कहते हैं हिमांक, उससे कम ताप पर, धातु को हिमांक से कम ताप पर, ज्यादा टाइम गर्म करने की जरूरत नहीं है, कम ही गर्म करना है, हिमांक से कम ताप पर गर्म करवाओ। O2 की अनुपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है, निस्तापन। कौन से अयस्कों का, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट। निस्तापन कौन से अयस्कों का किया जाता है, जिनमें जलाने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन किसमें नहीं चाहिए, जो पहले से ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और जो कार्बोनेट है उनमें। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे सभी ऑक्साइड और कार्बोनेट, जैसे आप लिख सकते हैं बॉक्साइड, लिमोनाइट, इस तरह के एग्जाम्पल इसमें आ जाए। अब इसके कोई उदाहरण लिख दीजिए आप, कोई भी, जैसे अभी लिखा था मैंने CaCO3, ये इसका उदाहरण हो गया, CaO प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। Al2O3 डॉट 2H2 गर्म करेंगे तो 2H2 अलग हो जाएंगे, Al2O3 प्लस 2H2। ये निस्तापन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, जो आपके सामने लिखा हुआ है। निस्तापन के बारे में बस आपको यही सारी चीजें बतानी होती है, बस ये सारी चीजें बतानी है। इसमें क्या, सल्फाइड है, इसको निस्तापन किया जाता है ऑक्साइड और कार्बोनेट का, भर्जन किया जाता है सल्फाइड। सल्फाइड अयस्कों को उच्च ताप पर, इस बार टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, उच्च ताप पर वायु की
उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? बर्जन कहलाता है। आगे बात समझे, सीधी सी प्रोसीजर है। जैसे ZnS प्लस O2 क्या बन जाएगा? यहां पर आपको जो भी तत्व मिले उनके ऑक्साइड बनाने हैं सबके। जैसे जिंक और सल्फर है तो जिंक का ऑक्साइड Zn, सल्फर का ऑक्साइड SO2। अब आप इसको संतुलित करके लिख देना। ये ऐसे ही मान लीजिए कॉपर का है, इसका दहन कर देंगे अपन। कॉपर का ऑक्साइड, देखिए इसमें 3 तत्व हैं, कॉपर, आयरन, सल्फर, तीनों का दहन करेंगे। कॉपर, आयरन का कोई सा भी ऑक्साइड बना देना, जैसे Fe2O3 बना सकते हैं, FeO बना सकते हैं आप, और सल्फर का SO। समझ गए? इसके अलावा बर्जन में निस्तापन और बर्जन यहां तक तो सेम ही हो गया। इसके अलावा जो बर्जन है इसमें जो वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं, जैसे मान लीजिए फास्फोरस है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, ये सभी वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं। तो मान लो एस में जैसे फास्फोरस मिला हुआ है, तो अब जब आप एस को गर्म करोगे तो ये सभी जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं ये गर्म होने से क्या हो जाएंगी? वाष्पित हो जाएंगी सारी। यानी ये सारी अशुद्धियां भी बर्जन के दौरान अयस्क में से निष्कासित हो जाती है। गर्म करने से ये सारी वाष्पित होकर के बाहर निकल जाएंगी ये सभी। अगर कार्बन की अशुद्धि है तो उसका भी दहन हो जाएगा, CO2 बन जाएगी। इसके अलावा कई बार जैसे ZnS को आपने जलाया तो कई बार क्या होता है, सल्फाइड है, इसका जब दहन करते हैं तो ऑक्साइड बनने की बजाय कई बार सल्फेट भी बन सकता है। ये एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी। जिंक और सल्फर के ऑक्साइड अलग अलग बनने की बजाय दोनों का जिंक का सल्फेट बन गया है कई बार। हालांकि हमेशा नहीं होता है ये, लेकिन कई बार ये रिएक्शन भी हो सकती है। यहां पर भी मान लीजिए जैसे आप जला रहे हैं तो कॉपर और आयरन का सल्फेट बन सकता है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है बर्जन के लिए, ठीक है। तो ये निस्तापन और बर्जन दोनों हो गए कंप्लीट। कोई ज्यादा डिफरेंट है नहीं, वैसे आपके पहले पढ़े हुए 10th क्लास में भी आते हैं निस्तापन और बर्जन। जल योजित ऑक्साइड और कार्बोनेट है, इसको कम ताप पर और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। कोई भी उदाहरण लिख देना, कार्बोनेट या ऑक्साइड को गर्म कर देना। नंबर 2 बर्जन, सल्फाइड अयस्कों उच्च ताप पर, सल्फाइड अयस्कों को उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करना। सल्फाइड अयस्कों को उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करना बर्जन कहलाता है। किसी भी धातु सल्फाइड का उदाहरण लिख देना। तो निस्तापन और बर्जन में अंतर क्या क्या हो गए देखो। निस्तापन बर्जन, नंबर 1 निस्तापन कौन से अयस्कों का होता है? निस्तापन होता है जलयोजित ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों का। तो यही बताया हमने निस्तापन में कि निस्तापन कौन से अयस्कों का होता है? जलयोजित ऑक्साइड और कार्बोनेट का होता है। जबकि बर्जन कौन से अयस्कों का होता है? सल्फाइड अयस्कों का होता है। तो पहला डिफरेंस तो दोनों में ये हो गया। अभी हमने पढ़ाया, केवल वही डिफरेंस पढ़ेंगे जो अभी हमने देखे कि निस्तापन होता है जलयोजित ऑक्साइड और कार्बोनेट का, जबकि बर्जन होता है सल्फाइड का। ठीक है। नंबर 2 जो निस्तापन है ये O2 की एब्सेंट में, अनुपस्थिति में होता है, जबकि बर्जन क्या होता है? O2 की उपस्थिति में होता है। ये भी दोनों में डिफरेंट हो गया कि एक है वो वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है और दूसरा है वो वायु की उपस्थिति में हो रहा है। नेक्स्ट, निस्तापन कम ताप पर होता है और बर्जन अधिक ताप पर, ज्यादा ताप पर होता है। ठीक है, आगे बात समझे। निस्तापन से देखो बाहर क्या निकलता है। जैसे कार्बोनेट का निस्तापन कर रहे हैं तो CO2 गैस, और जलयोजित ऑक्साइड है तो H2O। निस्तापन के दौरान CO2 और H2O के अणुओं का निष्कासन होता है। कार्बोनेट होगा तो CO2, जलयोजित ऑक्साइड होगा तो H2O का निष्कासन होगा। जबकि बर्जन के दौरान कौन सी गैस निकली थी? SO2 गैस का निष्कासन होता है।
और इसके बाद में आप इनके लिख सकते हैं, दोनों के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कोई एक रिएक्शन यहाँ पर निस्तापन की लिख दीजिए, जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट की लिख दीजिए, मान लीजिए गर्म करके इसकी रिएक्शन लिख देना, और यहां पर किसी सल्फाइड की रिएक्शन लिख देना। तो ये निस्तापन और वर्जन, इन दोनों में क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, दोनों में अंतर हो गए। अब हमने इसके बीच में एक चर्चा और की थी कि जो निस्तापन और वर्जन की प्रक्रिया है ये परावर्तनी भट्टी में होती है। तो ये परावर्तनी भट्टी क्या होती है, इसके बारे में और देख लीजिए थोड़ा सा कि परावर्तनी भट्टी में क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, परावर्तनी भट्टी इस प्रकार की होती है। ऊपर से इसकी छत जो आपको दिख रही होगी थोड़ा गोलाकार साइज लिए हुए है। ये जो गोलाकार ऊपर से छत है इसी को बोलते हैं मेहराबदार छत। ऊपर से जो गोल है ना, इसको मेहराबदार नाम से जानते हैं। और ये ऊपर से जो गोलाकार है यानी मेहराबदार है, इसका अपने को फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बना हुआ रहता है। इसमें देखिए तीर के निशान के द्वारा आप ध्यान से देखेंगे, एरो के द्वारा दिख रहा है कि जो ज्वाला है, जब अपन दहन करेंगे जो ज्वाला है तो वो टकरा करके वापस अंदर की ओर ही आ जाएगी। ये देखिए दूसरी साइड से भी आप इसको किसी भी प्रकार से देख सकते हैं। इसके अलावा अपनी बुक में बनी हुई है उसमें भी देख सकते हैं। ईंधन पदार्थ को जलाएंगे अपन तो आगे ये जो चार्ज का मतलब होता है अयस्क, आगे जो लिखा हुआ है ना चार्ज, ये अयस्क पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसका दहन होता है। और जो गैसें बनती हैं उनके निष्कासन के लिए फिर आगे देखिए अलग से एक मार्ग है, वो हानिकारक सभी गैसें यहाँ से बाहर निष्कासित हो जाती हैं। तो इस प्रकार की परावर्तनी भट्टी होती है जिसमें अयस्क को जलाया जाता है। इसमें वायु की उपस्थिति या अनुपस्थिति में अपन जला सकते हैं, यानी निस्तापन और वर्जन अलग अलग प्रक्रियाएं इसी भट्टी के अंदर कंप्लीट होती हैं। तो ये परावर्तनी भट्टी कंप्लीट हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।